नमस्कार दोस्तों। यूएनएससी में रिफॉर्म्स के लिए जी4 कंट्रीज ने दोबारा अपनी आवाज बुलंद की है और कहा है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए और जी4 कंट्रीज को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और इसका सपोर्ट L69 ग्रुपिंग के द्वारा भी किया गया है और C10 ग्रुपिंग के द्वारा भी किया गया है। तो अब ये जानना जरूरी है कि ये तीनों ग्रुपिंग्स है कौन कौन सी, लाइक जी4, L69 और C10 ग्रुपिंग। सबसे पहले दोस्तों जी4 कंट्रीज की बात कर लेते हैं। ये 2004 में ग्रुपिंग बनी थी जिसमें इंडिया है, ब्राजील है, जर्मनी है और जापान है। ये ग्रुपिंग इसलिए बनाई गई थी ताकि यूएनएससी में रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया जा सके और आवाज बुलंद की जा सके कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये चारों ही के चारों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं दोस्तों परमानेंट सीट के लिए यूएनएससी में। अब इसके बाद में आती है L69 ग्रुपिंग। जो L69 ग्रुपिंग है दोस्तों उसमें 42 कंट्रीज शामिल हैं जो कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और पैसिफिक से हैं। अब दोस्तों ये सारी की सारी कंट्रीज एडवोकेट करती हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए और परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट दोनों ही एक्सपेंड होनी चाहिए। साथ ही साथ में L69 कंट्रीज ये पॉइंट भी रखती हैं कि हर 15 साल में यूएनएससी को अपने परमानेंट सीट के स्टेटस को रिव्यू करना चाहिए ताकि जो भी कंट्रीज लायक है परमानेंट सीट के उन्हें परमानेंट सीट दी जा सके। इसलिए 15 साल में रिव्यू का होना जरूरी है, ऐसा L69 कंट्रीज बोलती हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आ जाती है एक और ग्रुपिंग जिसका नाम है C10। उसको कहते हैं कमिटी ऑफ द 10। इसमें दोस्तों 10 अफ्रीकन नेशंस शामिल होते हैं जिसमें अफ्रीकन यूनियन के जो गवर्नमेंट है वो और साथ ही साथ में हेड ऑफ द स्टेट शामिल होते हैं। दोस्तों इनका भी मेन पॉइंट और एम यही होता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, यूएनएससी एक्सपेंड होनी चाहिए और उसमें अफ्रीकन नेशंस को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए परमानेंट सीट में भी और नॉन परमानेंट सीट में भी। अब दोस्तों ये जिस मोटो पर काम करता है उसका नाम है कॉमन अफ्रीकन पोजीशन, जो दो चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले सर्ट डिक्लेरेशन से जो 1999 में हुआ था जिसके बेसिस पर अफ्रीकन यूनियन बना था। इसके बाद में दोस्तों उसी अफ्रीकन यूनियन ने एज़ुल्विनी कंसेंसस लिया था 2004 में और इस एज़ुल्विनी कंसेंसस में ये कहा गया था कि यूएनएससी को रिफॉर्म करना जरूरी है और रिफॉर्म करने के बाद में अफ्रीका को 2 परमानेंट सीट और 5 नॉन परमानेंट सीट मिलनी चाहिए ताकि अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव हो सके और यूएनएससी में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके अफ्रीका को। अब दोस्तों इसके बाद में ये जानना जरूरी है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स कैसे होते हैं। तो दोस्तों यूएनएससी में अगर परमानेंट नॉन परमानेंट सीट का स्टेटस चाहिए तो रिफॉर्म करना पड़ेगा और रिफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो होता है जो आर्टिकल 108 के बेसिस पर होता है, जिसके बेसिस पर जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसको अमेंड करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अब दोस्तों अमेंड करने की 2 प्रोसीजर होती हैं, मतलब 2 स्टेजेस फॉलो होती हैं। सबसे पहले स्टेज में दोस्तों 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो होते हैं यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अमेंडमेंट के लिए हामी भरते हैं, मानते हैं इस चीज को। लेकिन दोस्तों इसमें वीटो नहीं मिलती, मतलब इसमें वीटो पावर परमिट नहीं की जाती फर्स्ट स्टेज में। देन जब फर्स्ट स्टेज में पास हो जाती है 2/3 मेजोरिटी से ये बात, अब आती है दोस्तों सेकंड स्टेज। जो सेकंड स्टेज है उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 2/3 मेंबर्स इंक्लूडिंग परमानेंट 5 मेंबर्स सारे के सारे जब रेटिफाई कर देंगे कि हाँ यूनाइटेड नेशन चार्टर अमेंड होना चाहिए तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को एक इंटरनेशनल ट्रीटी मानकर उसे अमेंड किया जाएगा। अमेंड करने के बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें पांचों के पांचों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स का होना जरूरी है, उन्हें रेटिफाई करना जरूरी है। अगर एक भी मेंबर मना कर देता है रेटिफिकेशन से तो दोस्तों ये वहीं के वहीं अमेंडमेंट खारिज हो जाएगा। पांचों के पांचों मेंबर्स जरूरी हो जाते हैं इसीलिए। अब दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर रिफॉर्म हो जाती है, इस प्रोसीजर को फॉलो करके चार्टर अमेंड हो जाता है तो रिफॉर्म करके परमानेंट सीट और नॉन परमानेंट सीट को एक्सपेंड किया जाता है, जिसकी बात कई समय से बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज भी कर रही हैं और अफ्रीका भी कर रहा है दोस्तों।